YouTube चैनल पुण्यार कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। बंधुओं, मेरी कहानी मेरी जुबानी श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप मेरी कुछ रचनाओं को सुन रहे हैं। इसी कड़ी में आगे आपको लिए चलते हैं एक नई कहानी के साथ। ये कहानी 71-72 के करीब सन 1971-72 ये कहानी लिखी गई थी। संयोग से बाद में इस कहानी पर बहुत पाठकों का विचार आया, सुझाव आया और अंततः एक बृहद उपन्यास का ये रूप ले लिया। संयोग से आज वो कहानी शंख की चूड़ी नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित है और इसका परिवर्तित और परिवर्धित दोनों कहें स्वरूप उपन्यास दो बृहद खंडों में लगभग 600 पृष्ठों का उपन्यास तैयार हुआ। दो बृहद खंडों में निरामय और पुनर्भव, दो खंडों में। खैर, अभी ये उपन्यास का सिर्फ नाम आपको बता रहा हूँ, सुनाना तो आपको कहानी है। कहानी का शीर्षक है अविस्मरणीय अतीत। अविस्मरणीय अतीत, वह अतीत जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तो आइए सुनिए इस कहानी को। कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन धैर्यपूर्वक आप इसे सुने तो इसका रस मिलेगा। वातावरण का यह परिवर्तन पिछले 12 वर्षों के बाद हुआ था। हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और कॉलेज में दाखिला लेने वास्ते बंगाल का नीरस जीवन छोड़ नए वातावरण में आ गया था। पिछले सारे मित्र अब मात्र पत्र तक ही सिमट कर रह गए थे। नए नगर में आकर नवीन अनुभव के साथ कॉलेज का जीवन आरंभ किया था। इसी बीच विगत कई वर्षों से टालते आ रहे अपने वैवाहिक बंधन को अब और टाल पाना असंभव सा प्रतीत होने लगा। घर का सामीप्य ऐसा कर पाने के योग्य न रहने दिया। प्रस्ताव पर प्रस्ताव हटने लगे। फलतः लाचार होकर गुरुजनों की आज्ञा की अवज्ञा न कर सका। दिल पर पत्थर रखकर मुंह पर मौन का मास्टर लॉक जड़ दिया। किसी और बात की चिंता तो न थी, किंतु कभी कभार दो चेहरे, पिछले दो संपर्क याद आ जाते। उन्हें देने को कोई जवाब मुझे न सूझता। उनमें एक थी इंडो जापानी तथाकथित प्रेयसी और दूसरी थी मीना। इस छोटे से नाम से मुझे बचपन से ही अजीब लगाव सा हो गया था और अपने किसी आत्मीय को इस नाम रूप में देखना चाहता था। संयोगवश इस मीना से जब मुलाकात हुई तो फूला न समाया। ऐसा महसूस हुआ कि ऊपर वाले ने मेरी अप्रार्थित प्रार्थना सुन ली है। हालांकि मीना से मात्र परिचय हुआ, किसी प्रकार का संबंध नहीं। किंतु बाद में जब मैं स्वयं को जरा सा ढीला कर दिया तब शीघ्र ही वह परिचय प्रगाढ़ प्रेम में परिणत हो गया। मीना से पहली मुलाकात कब, कहाँ, किस रूप में हुई थी मुझे ठीक से याद भी नहीं है। यह भी नहीं कह सकता कि वह किस प्रकार मेरे नेत्र मार्ग से प्रवेश कर हृदय कोष्ठ में आसीन हो गई।
मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि सामान्य सा परिचय दिन प्रतिदिन विशेष बनता गया और एक दिन पता चला कि हम दोनों किसी अदृश्य सूत्र से पूरी तरह बंध चुके हैं। इसके लिए सिर्फ मैं या वह, इसके लिए सिर्फ मैं या वह ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार भी, उसका पूरा परिवार, मेरा नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार भी उत्तरदायी है। उसकी माँ ने काफी मौका दिया था हम दोनों के संबंधों को दृढ़ होने में। स्थिति बहुत स्पष्ट हो चुकी थी, स्थिति बहुत ही स्पष्ट हो चुकी थी कि उस उम्र में कभी कभार कल्पना लोक में टहल आते हम दोनों सुदूर भविष्य की सुगंधित वाटिकाओं में और कुछ कुछ प्रतिबद्धता की गलियों में भी। किंतु क्या पता था कि हम दोनों की प्रतिज्ञाएं कचहरी में गीता पर हाथ रखकर ली गई प्रतिज्ञा हो जाएगी। इसे रघुकुल के वचन की मर्यादा नहीं मिल पाएगी। हालांकि बालपन के खेल खेल में किए गए वायदे को वचन या प्रतिज्ञा भी कहां तक कह सकता हूं, जो जीवन के वास्तविक और व्यावहारिक अनुभवों से सर्वथा हीन होते हैं। नित्य नए सिद्धांतों का बनना और बालू का भीत की तरह धराशायी हो जाना, यही तो होता है इस उम्र में। विवाह जैसा मधुर और पवित्र बंधन बिना किसी दृढ़ संकल्प और आस्था के टिक कैसे सकता है? किंतु इतना भावुक भी तो नहीं होना चाहिए। तो क्या सीधे स्वयं को दोषी मान लूं और आजीवन जलता रहूं आत्मग्लानि की ज्वाला में? इस प्रकार भी तो जीवन जिया नहीं जा सकता। या फिर इससे परे हटकर यह कहूं कि एक मासूम का जीवन इतना अल्पमूल्य वाला होता है? खैर, अब इन बीती बातों की शिकवा शिकायत से होना ही क्या है? इसे तो अतीत गह्वर में दबा देना ही उचित होगा, ताकि आगे के जीवन में सुख के ढांचे में ढाल पाने में समर्थ हो सके। परिवेश परिवर्तन के कुछ काल बाद ही अचानक न जाने कैसे और क्यों पत्राचार संबंध विच्छेदित हो गए। वैवाहिक कार्यक्रम इतना जल्दी में निश्चित हो गया कि बदन खुजलाने की भी स्थिति न रही। मेरी होने वाली पत्नी, या अब यूं कहूं कि आज जो मेरी सर्वस्व हो चुकी है, सामान्य शिक्षिता, रूप गुण में भी सामान्य, और भी तो कोई विशेष, मैं भी तो कोई विशेष, फिर किसी विशेष की आकांक्षा करना भी तो अनुचित है। वैवाहिक समारोह की टीका टिप्पणी कर अनावश्यक वक्त जाया करना है। अतः सिर्फ इतना ही कहना यहाँ पर्याप्त होगा कि निर्धारित समय पर मेरी शादी संपन्न हो गई। मिलन यामिनी बेला मुझे आजीवन याद रहेगी, रहनी भी चाहिए, रहती भी है प्राय सबको। हर संभव पूर्ण के बावजूद न जाने क्यों स्वयं को अपूर्ण सा महसूस कर रहा था। होठ अनजाने ही एक ही पंक्ति गुनगुनाए जा रहे थे, एक तू ना मिली सारी बगी दुनिया मिली भी तो क्या है, एक तू ना खिली सारी बगिया खिली भी तो क्या है। रात के बाद एकांत में छिपकर उस दिन रोया था, सो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ऐसा लगता था कि मैंने शादी करके बहुत बड़ा पाप किया है और आगे कदम उठाकर एक और पाप करने जा रहा हूँ। मेरे इस पाप का प्रायश्चित ही क्या हो सकता है? इसी द्वंद में जार जार रोए जा रहा था।
नवोढ़ा पत्नी को पाकर कितना प्रसन्न हुआ, उस दिन शब्दों में इसे पिरोया नहीं जा सकता। किंतु दूसरी ओर जो अन्य बातें हृदय को सुई सी चुभ रही थी, सुख चैन लूटे जा रही थी, इसका कोई हल भी तो नहीं सूझ रहा था मुझे। एक आंख में खुशी के ठंडे आंसू थे, तो दूसरी आंख में गम और ग्लानि के गर्म आंसू भी लवलवा रहे थे। अंत में लाचार होकर लेटर पैड लेकर बैठ गया और एक लंबा चौड़ा क्षमा याचना पत्र लिख बैठा। पत्र लिख तो लिया, परंतु पत्र पेटिका में डालने में हाथ कांपने लगे। पुरानी बातें एक एक कर दिमाग में आने लगी। फिर भविष्य की कल्पना कर भी घबरा उठा, कहीं कुछ हो न जाए। पता नहीं इस पत्र की क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर। एक बार फिर उसके भोले मुखड़े को याद कर 2 बूंद आंसू लुढ़काए कपोलों पर और साहस बटोर कर दिया पत्र को पेटिका के हवाले। रास्ते भर सोचता रहा, मीना और नवविवाहिता की तुलना मंजे हुए आलोचक की तरह करता रहा। सामान्य कद, गेहुआ रंग, चमकीले काले गले, घने लंबे बाल, पतली कमर, मोहिनी चाल, नजाकत भरे, बड़ी बड़ी नशीली आंखें, जिसके ऊपर काली घनी भौवें, सुराही नुमा गर्दन और नारंगी नुमा गुलबदन इतना सुकुमार की चांदनी में भी मुरझाने लगे, गुलाब की पंखुड़ी से भी खरोच लग जाए। इतना कुछ भावात्मक कल्पना नहीं, वास्तविकता थी। सौंदर्य तो एक से एक देखे जाते हैं, किंतु इतना कुछ था जो उस एक प्रेयसी में कुछ सामान्य के लिए, मुझ सामान्य के लिए वह तो असामान्य ही थी ना। एक ओर वह और दूसरी ओर वर्तमान पत्नी, जिसे रेणुका नाम से पुकारा जाना अतिशय प्रिय था। इन दोनों के बीच बैठा था मैं, तराजू के स्टैंड की तरह। शादी के प्रथम बार ही दीर्घ सानिध्य मिला पत्नी का। इस दौरान हम दोनों ने एक दूसरे को समझने जानने की भरपूर कोशिश की। देने के लिए था बस प्यार का अमीर सार। देने के सिवा कुछ पाने की आकांक्षा न थी उन दिनों, और होना भी तो नहीं चाहिए। 2 प्रेमियों के बीच पाने जैसा कुछ होता है क्या? यदि हो कहीं तो समझो कि सच्चा प्रेम है ही नहीं, क्योंकि प्रेम तो सिर्फ देने का ही नाम है। पाने और लेने का प्रश्न ही कहाँ। प्रेम सौदेबाजी नहीं है। बस हम दोनों एक दूसरे के को रिझाते रहे, एक दूसरे में खोते रहे। सप्ताह भर बाद वह चली गई मायके और मैं वापस आ गया अपनी पढ़ाई पर। दिन भर व्यस्त रहता कॉलेज और ट्यूशन में, किंतु रात्रि के शुभागमन के साथ स्मृति पट खुल जाता और आंखें अपलक निहारने लगती कल्पना लोक में 2 चेहरों को, एक जिसे अपना न सका और दूसरा जिसे अपना कर भी जरा दूर छोड़ आया हूं अभी। उस दिन इनकम टैक्स का क्लास चल रहा था। चपरासी ने एक पुर्जे के साथ क्लासरूम में प्रवेश किया, जिसे एक नजर देखने के बाद व्याख्याता महोदय ने नाम पुकारा गया नाम मेरा ही था। प्रिंसिपल साहब याद कर रहे थे।
मैं चौंक पड़ा। भीगी बिल्ली बना चपरासी के पीछे पीछे चल पड़ा, यह सोचते हुए कि न जाने किस अपराध के आरोप में बुलाया गया है मुझे प्रिंसिपल चैम्बर में। कांपते कलेजों को संभालते हुए प्राचार्य कक्ष का पर्दा हटाया ही था कि प्रिंसिपल सर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये देखो, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का फोन कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कानों पर यकीन न आया। मुझे और बड़े अस्पताल से याद करने वाला कौन हो सकता है। कांपते हाथों से टेबल पर पड़े रिसीवर को उठाया और कान तक पहुंचने से पहले ही हड़बड़ाकर हेलो हेलो कह बैठा। उधर से अप्रत्याशित आवाज आई। यह आवाज थी मिस्टर बंकिम सेन की। श्री सेन को मैं विगत 10 वर्षों से जानता हूं। सौम्य, सुसंस्कृत, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले श्री सेन मुझे हार्दिक स्नेह देते आ रहे हैं विगत कई वर्षों से, किंतु उनके स्नेह का प्रत्युत्तर मेरे पास न था तब और न रह गया है अब, क्योंकि मैं तो उनका सर्वस्व विनष्ट कर चुका हूं। फिर भी उनका स्नेह मेरे ऊपर बरस रहा है, जिसके लिए मैं मौन रूप से उनका सदा आभारी रहूंगा। श्रीमती सेन का व्यवहार भी अतिशय सराहनीय है। ये दंपति ही मेरी प्रेयसी मीना के जनक जननी है। उस दिन जिस घटना ने उन्हें यहाँ ला पटका था, याद आने पर आज भी आंखों तले अंधेरा छा जाता है। सच कहूं तो इन सारे वारदातों की जड़ में मैं ही हूं। मेरे उस दिन के डाले गए उस पत्र की प्रतिक्रिया ही है यह सब, जिसे मैं साधारण समझ करके समझा था, वह इतना विकट हो गया। ग्रीष्मावकाश के अवसर पर सेन परिवार पर्यटन पर निकला था। परिवार क्या, बिल्कुल नियोजित, पति पत्नी और एक पुत्री मीना। यही था उनका संक्षिप्त संसार। 1-2 बच्चे पहले भी आए थे, किंतु यह प्रपंच लोक उन्हें भाया नहीं, फलतः असमय में ही प्रभु के पास चले गए थे। अब तो मात्र मीना ही है। इसे समय पर किसी सुयोग्य वर को सुपुर्द कर दंपति वानप्रस्थी जीवन शिवनगरी काशी में बिताने के विचार में थे। मन ही मन सुयोग्य जामाता ढूंढ भी लिए थे, किंतु यहाँ मात खा गया था उनका बुजुर्ग तजुर्बा। तूफान एक्सप्रेस अपना नाम सार्थक करते हुए ऐतिहासिक नगरी पटना पहुंचने ही वाली थी। सेन साहब को एकाएक याद आया। तब झट कुर्ते की जेब टटोले और कई दिनों से जेब में पड़ा एक लिफाफा निकालकर मीना के हवाले कर दिए, ये कहते हुए कि देखो ना, मैं भूल ही गया था, पढ़ो ना क्या लिखा है उसने। पत्र की उत्सुकता उनकी मां को भी थी, कारण लंबे अंतराल पर मेरा पत्र पहुंचा था उनके पास। आपसी व्यवहार बिल्कुल किताब की तरह खुली थी, जिसे पढ़ने में कोई झिझक नहीं किसी को। मीना पत्र पढ़ने लगी। पत्राशय क्या है मैं तो जान ही रहा हूं, कोई और न ही जाने इस बात को तो अच्छा है। 2 प्रेमियों के बीच का संवाद उन तक ही रहना चाहिए। माता पिता की उत्सुकता शमन के लिए पलकें, होठ और चेहरे के भाव ही काफी हैं। उस समय फोन पर
सेन साहब ने सिर्फ इतना ही कहा मुझे कि मीना की हालत गंभीर है। आगे कुछ कहने की स्थिति में वे थे भी नहीं। गला भर आया, विवश होकर फोन रख देना पड़ा। मैं सीधे हॉस्पिटल पहुंचा, इमरजेंसी वार्ड में। मुझे देखकर सेन दंपति के मुरझाए चेहरे पर हल्की मुस्कान की रेखा सी बनी, जो मात्र औपचारिक थी। बेड पर पड़ी मीना उस समय पूरे होशो हवास में थी। मुझे देखते ही उठने की कोशिश करने लगी। ऐसा लगा मानो दौड़कर मेरी बाहों में समा जाना चाहती हो और उलाहनों के बदले प्यार से ढक देना चाहती। किंतु मैं आगे बढ़ जल्दी से थाम लिया उसे, यह कहते हुए, नहीं नहीं, उठो उठो मत मीना। वस्तुतः उठने की स्थिति में थी भी नहीं। कहने को तो मात्र पैर की हड्डी में सामान्य सा फ्रैक्चर हुआ था, किंतु सच्चाई यह थी कि फेफड़े और हृदय काफी हद तक चोट के शिकार हो चुके थे। फलतः सांस लेने में काफी कठिनाई हो रही थी। माथे पर भी गहरी चोट थी। 11 घंटों के संघर्ष और वरिष्ठ चिकित्सकों के अथक प्रयास के बाद सुबह में ही आंखें खोली थी। स्थिति काफी संतोषजनक लग रही थी। फिर भी डॉक्टर चिंता मुक्त नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनका अनुमान था कि सौभाग्य से इसे बचाने में यदि सफल भी हो गए, फिर भी विकलांगता और मानसिक विकृति का सही निवारण शायद नहीं मिले। मैं मीना के बेड पर ही बैठ गया। वह चाह रही थी मुझे अति समीप होना। उसके पास आंसू के सिवा शायद कुछ भी शेष न था, जो अनवरत ढरकते जा रहे थे। श्रीमती सेन बतला रही थी। पत्र पढ़ने के बाद कुछ कहे बिना ही उठ करके बाथरूम की ओर चल पड़ी। हम लोगों का ध्यान तो तब आया जब डब्बे में शोर मचा और किसी भले मानस ने चेन पुलिंग से गाड़ी खड़ी कर दी। नहीं कहा जा सकता कि उसने जानबूझकर ऐसा किया या पत्राशय की उत्सुकता उन्हें अभी भी बनी हुई थी। काश मैं निर्मूल कर पाता उनकी शंका को। काश मैं उन्हें बता पाता कि पत्र में क्या लिखा था मैंने। काफी देर तक मैं जड़वत बैठा रहा, मन ही मन जगदम्बा से प्रार्थना करता रहा, यदि वे मीना को जीवन दान दे दें तो मैं भी एक कठोर निर्णय ले लूं। क्या होगा, क्या होगा यदि ऐसा कर ही लूं? हाँ, एक म्यान में 2 तलवार घुसेड़ने की बात आ जाएगी, किंतु देखा जाएगा। परंतु यह सौभाग्य मुझे भाग्यहीन को कहाँ मिलना था। सारा दिन वहीं रहा। मेरी उपस्थिति से सेन दंपति को काफी सुकून मिला। तय है कि रात भी यहीं बितानी। अब इस अवस्था में इन्हें छोड़कर मैं कॉलेज हॉस्टल कैसे जाऊं? रात्रि विश्राम के लिए वे दोनों वहीं बाहर बरामदे में दरी डाल लिए। पिछली रात जरा भी आंख न लग पाई थी उन दोनों को। आज मेरी उपस्थिति का लाभ पाकर करीब 9:30 बजे ही कुछ खा पीकर लेट गए सेन दंपति, और मैं मीना के बेड पर ही ढासना लगाए उसके सोने का इंतजार करने लगा। किंतु उसकी आंखों में नींद कहाँ, चैन कहाँ।
रात्रि 10 बजे वार्ड की अधिकांश बत्तियां गुल कर दी गई। 2-1 डिम लाइट जलते रहे। मीना शायद इसी अवसर की तलाश में थी। रोशनी घटते ही हाथ मेरी ओर बढ़ा दी। थोड़ा समीप होने पर मैंने देखा उसकी रत्नारी आंखें सजल हैं, प्रवहमान हैं। हृदय तेजी से धड़क रहा था। फेफड़े धौकनी की तरह चल रहे हैं। पके कुंदरू की तरह होठों का कंपन कह रहा है कि भीतर शब्दों का भीड़ अकुला रहा है बाहर आने को, परंतु मर्यादा की कोई डोर उन्हें जकड़े हुए है। मैं इस अवस्था में मीना से आंखें मिलाने में स्वयं को असमर्थ पा रहा था। उसकी यह द्वंद्वात्मक स्थिति मुझसे देखी न गई। फफक कर रो पड़ा और आहिस्ते से उठाकर बाहों में भर लिया। पवित्र और मर्यादित मिलन का यह प्रथम अवसर था। अब से पहले भी परम एकांत के अनेक अवसर आए थे, परंतु न जाने क्यों हाथ मिलाने तक का भी प्रयास और पहल न कभी किया था मैंने और न उसने। परंतु आज वह मेरी बाहों में सर्वस्व की तरह है। आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ, क्या पूछूं। कुछ देर तक यूं ही पड़ी अपलक मुझे निहारती रही वह। फिर मेरा हाथ खींचकर उसने सीने पर ले जाते हुए कहा, जरा गौर करो कितने जोरों से धड़क रहा है। बुझते दिए की लौ की तरह फफक रहा है, क्योंकि मैंने उसके पटपटाते होठों पर अपनी हथेली रख दी थी, यह कहते हुए कि मीनू, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम घबराओ नहीं, मैंने तुम्हें पूर्णतया अपना लेने का संकल्प कर लिया है। मेरी इस बात पर व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरती हुई धीरे से बोली थी, यदि अपना ही लिए होते तो फिर यह सब। मुझे माफ कर दो मीनू, अनजाने में, अनचाहे में बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, मैंने कहा था। जिसे सुनकर वह एक बार फिर मुस्कुराई, मगर यह मुस्कान व्यंग्य का नहीं, गांभीर्य के तल से उठकर होठों पर आया था। आम की फांकों सी बड़ी बड़ी आंखें मेरे चेहरे की महीन सिलवटों को भी पढ़ने का प्रयास कर रही थी। एक आदेशात्मक किंतु अनुनय पूरित प्रश्न उभरा उसके होठों पर। सजा कबूल है अपनी गलती की? प्रायश्चित मैं सुझाऊं? और इसके साथ ही उसका इशारा था तकिए के नीचे से कुछ निकालने के लिए। पता नहीं वहां कब से एक पुड़िया छिपा रखी थी। मैंने उसे बाहर निकालकर उसके हाथ पर रख दिया, यह पूछते हुए कि क्या है इसमें। उसका उत्तर था, इसमें है तुम्हारे पाप के प्रायश्चित का निवारण। घबराओ नहीं, जहर नहीं है इसमें। इसमें है अतृप्त सुहाग रज, जिसे बड़े संजो कर रखी हूं। काली बाड़ी का प्रसाद है यह। तुम इसे आज ही इसी क्षण भर दो मेरी मांग में, जगदम्बा की साक्षी में। तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी और मुझे मेरी आकांक्षा। सोचने का वक्त नहीं है। उठाओ उठाओ इस सिंदूर को और पूरी कर दो मेरी अतृप्त लालसा। बस मेरे देवता, और कुछ नहीं चाहती मैं तुमसे। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। मेरा प्रेम यदि सच्चा होगा तो अगले जन्म में जरूर मिलोगे।
मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे हाथ कांप रहे थे। हृदय तूफान मेल बन गया था। किसी दैवी प्रेरणा से स्फुरित मेरे हाथ जा लगे उसकी मांग से। सूनी मांग में समाकर सुहाग रज भी इठलाने लगा। अगले ही क्षण भर में ही मैंने महसूस किया कि सिर पर से कोई भारी बोझ उतर गया। आलिंगन एक बार दृढ़ हो गया। फिर हमने भी दिया और उसने भी, मात्र कुछ चुंबन, जिन्हें पाने या देने का अवसर न आया और न आया ही था पहले कभी। रात के 2 बज रहे थे। शायद सुखद झपकी ले रहा था मैं बेड पर बैठे बैठे। अचानक मेरी आंखें खुली मीना के कर्कश चीख सुनकर। बरामदे में सोए सेन दंपति भी दौड़े आए। चारों ओर शोर सा मच गया। अटेंडेंट आया, नर्स आई, डॉक्टर आए, नब्ज देखी और कई तरह के निरीक्षण परीक्षण किए। किंतु अब क्या? कुछ नहीं। वह चीख तो आखिरी थी। इसी बात की आशंका थी। मेरी गोद में पड़ा शरीर जो कुछ पल पूर्व सौंदर्य की साक्षात मूर्ति थी, वह पत्थर की प्रतिमा में तब्दील हो चुकी थी। विगत 19 वर्षों की पहरेदार आंखें सदा सदा के लिए अब बंद हो गई थी। सवेरा हो चुका था। सवेरा हो चुका था। हम सब बांस घाट पर गंगा किनारे गुमसुम खड़े थे। चिता सजाई जा चुकी थी। अंतिम संस्कार दाह क्रिया शेष रह गई थी। रूंधे गले से गंभीर स्वर में श्री सेन ने समीप आकर कहा, मीना को वर्षों पूर्व ही मैं तुम्हें भावात्मक समर्पण दे चुका हूं। तुमने स्वीकारने में विलंब किया। यह तुम्हारी थी, तुम्हारी रही। जन्मांतर में भी यह तुम्हारी ही रहे, यह मेरी कामना है। तेरी बाहों में ही इसकी मौत हुई, तेरी यादों को संजोए हुए। अतः दाह संस्कार करने का हक भी तुम्हारा ही है। वैसे भी पिता को यह अधिकार शास्त्रों ने नहीं दिया है। मैं कह न सका। शास्त्रों ने यह अधिकार तो पति को भी नहीं दिया है। भले ही अज्ञान में सामाजिक चलन बन गया हो। खैर, अगले ही पल चिता धधकने लगी थी। मैं पाषाण प्रतिमा सा अविचल खड़ा था। गोद से हटाकर चिता की अग्नि के हवाले कर दिया था, अग्नि परीक्षा हेतु। सीता तो वापस आ गई थी अग्नि परीक्षा के पश्चात, किंतु क्या मेरी मीना? धन्यवाद। आपने इस कहानी को धैर्यपूर्वक सुना। अपने विचारों से मुझे अवगत कराना न भूलेंगे। पुनः कुछ और प्रसंगों के साथ अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।